हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 33 को। इससे पहले हम लोगों ने 32 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है और जितने भी मॉक टेस्ट आप लोगों को इससे पहले मिला है और अब जो मिल रहा है, सभी मॉक टेस्ट में प्रश्न की कोटि उच्च होती है और वैसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसलिए यदि आप पहले के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के वीडियो को अवश्य देखें। आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न आप लोगों को मैंने मॉक टेस्ट के माध्यम से देने का प्रयास दिया है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं यह न सिर्फ दरोगा परीक्षा के लिए बल्कि अन्य सभी पीसीएस, चाहे बिहार हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, जो भी पीसीएस है और दरोगा परीक्षा है, सभी प्रकार के पीसीएस और दरोगा परीक्षा में आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए पीसीएस की तैयारी करने वाले, दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को नियमित रूप से जरूर देखते रहें और आपके सबसे जो करीब के मित्र हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? ए चीन, 2 अंग्रेजी, सी रूसी, 4 हिंदी। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी भाषा है, या केवल एक है, केवल 2 है, कि 1 और 3 है और सभी चारों भाषा है। कौन सी भाषा जो है शंघाई सहयोग संगठन की जो ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 1 और 3, यानी कि चीनी और रूसी, ये 2 जो है एससीओ की शंघाई सहयोग संगठन की ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा है। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि G20 और HCO दोनों शिखर सम्मेलन जो है भारत मेजबानी कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन के जो पिछले साल 2022 की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने किया था और इस बार 2023 में भारत कर रहा है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है चीनी और रूसी है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, चीन की राजधानी है बीजिंग। वहीं पर एससीओ की शंघाई सहयोग संगठन का क्या है कि मुख्यालय भी है। भारत की मेजबानी में ईरान एससीओ का जो है कि नया सदस्य भी बना है। ये भी आपको याद रखना है कि एससीओ का नवीनतम सदस्य देश जो है वो कौन है, तो ईरान है, ठीक ना। भारत जिस वर्ष मेजबानी कर रहा है इसी वर्ष ईरान जो है इसका एक नया सदस्य बना है। देश का नाम याद रखिएगा, ईरान। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य की जो है शुरुआत किया गया है? तो आपको बताना है कि मिशन वात्सल्य का शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक वर्ड यदि आप अच्छी तरह से समझते जानते हैं तो उत्तर ले सकते हैं। वो वर्ड है आपका वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, स्नेह। वात्सल्य का मतलब क्या हुआ? प्रेम, स्नेह। वैसा प्रेम, वैसा स्नेह जो माता या पिता केवल हृदय से अपने संतान के प्रति जो रखते हैं वो प्रेम वात्सल्य कहलाता है, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य का संबंध अब किससे होगा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर केंद्रीय संगोष्ठी का जो है कि उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत हर जिला में, ठीक है, पूरे देश के सभी जिला में राज्य स्तरीय बाल कल्याण समितियों तथा किशोर न्याय बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा और इसके लिए जो है कि बजट का भी प्रावधान बड़ी संख्या में किया गया है। मिशन वात्सल्य की जो शुरुआत है वर्ष 2009-10 में किया गया था। मिशन वात्सल्य की शुरुआत कब किया गया है? 2009-10 में। ये भी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
तीसरे पर तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है। बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है वर्ष 2022-23 के लिए। 4 विकल्प में से एक आपको बताना है कि सही उत्तर है। तो सही उत्तर है विकल्प ए 47 करोड़, यानी कि 4747 करोड़ रुपया जो है यह अनुमानित राजस्व अधिशेष है। अब समझ में नहीं आया कि भाई राजस्व अधिशेष होता क्या है, तो आइए सबसे पहले इसी बात को समझ लेते हैं कि राजस्व अधिशेष होता क्या है। जब एकत्र किया गया राजस्व, जो भी आपने पूंजी राजस्व एकत्र किया गया है, आवश्यक व्यय से अधिक हो जाए, आपने जो राजस्व एकत्रित किया है वह आवश्यक व्यय से खर्च से ज़्यादा हो जाए तो उसको राजस्व अधिशेष कहते हैं। ठीक है, जबकि यही प्राप्तियां व्यय से अधिक हो जाए तो उसको बजट अधिशेष कहते हैं। अधिशेष का अर्थ होता है शेष से अधिक, यानी जो शेष होना था उससे ज़्यादा। ठीक है, ये हुआ अधिशेष। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष जो है 4747 करोड़ रुपया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है कि किस संस्था के द्वारा। ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो आपको बताना है कि 100 डेज 100 पेज जो है, पे का मतलब होता है चुकता करना, ठीक ना। तो 100 दिनों में 100 को लोगों को चुकता करना, इस अभियान की शुरुआत किसने किया है। तो इस अभियान की शुरुआत विकल्प ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो ये 100 डेज 100 पेज हुआ क्या, तो इस बात को समझ लेते हैं कि 100 डेज 100 पेज जो है यह एक अभियान है जिसका मकसद है कि बैंकों में पड़े टॉप 100 यानी 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाना और उसको सेटलमेंट करना। तो ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ये होता क्या है। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वह डिपॉजिट है जो कि मान लिया जाए कि आपने अपने खाता में यदि 10 वर्ष तक कोई एक्टिविटी नहीं किया, पैसा जो जमा है उसको नहीं निकाला, तो इस प्रकार के खाते को अनक्लेम्ड खाता कह दिया जाता है। ठीक है, आप मान लिया जाए कि 50,000 जमा कर दिए हैं और 10 वर्ष तक ना तो निकाले और ना ही और पैसा कभी जमा किए, स्थिर है, जस के तस पड़ा हुआ है, तो 10 साल के बाद आपके उस पैसे को अनक्लेम्ड घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो बड़ा बड़ा अनक्लेम्ड है उसमें 100 दिन में 100 अनक्लेम्ड को वह चुकता करने का, यानी कि प्रत्येक 3 महीना में 100 अनक्लेम्ड का पता लगाएगा और उसको चुकाएगा, अनक्लेम्ड को पता लगाएगा और उसको चुकाएगा। इस प्रकार का काम जो है आरबीआई ने एक अभियान के तहत शुरू किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में काला घोड़ा काला महोत्सव, याद रखिएगा काला घोड़ा काला महोत्सव शुरुआत किया गया है, आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि मुंबई, कोलकाता, फरीदाबाद और अजमेर। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है मुंबई सही जवाब हो जाएगा कि काला घोड़ा काला महोत्सव जो है कि मुंबई में आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाने का मतलब क्या हुआ, क्या प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर किस राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय जो है यह गुजरात में जो है कि स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर गुजरात राज्य में है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां हमारा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपना पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। एल नीनो एक प्रकार की जलधारा है। तो कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि जब होता है तो एल नीनो की उत्पत्ति होती है। दूसरा कथन है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होती है।
जैसे पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से पश्चिमी प्रशांत महासागर में ला नीनो की उत्पत्ति होती है। तीसरा है अपना मौसम पर एल नीनो तथा ला नीनो, नीनो होना चाहिए यहाँ भी नीनो। तो ला नीनो का प्रभाव जो है ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा विपरीत होता है। तो यदि ये पूछा जाए कि कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि तीनों कथन जो है सही है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जब तापमान बढ़ता है तो एल नीनो की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ला नीनो की उत्पत्ति होती है, और दोनों का प्रभाव जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। तीनों बात आप याद रखेंगे क्योंकि तीनों ही कथन सही है। विकल्प डी यहाँ पर हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां हमारा प्रश्न कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताना क्या है कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो एक है अपना चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था भैया जी? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 1922 में। उसके बाद दूसरा है अपना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, एक अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये कब हुआ? 1909। एक अधिनियम होता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। उसके बाद है आपका दांडी यात्रा। नमक बनाया था, याद होगा आप लोगों को, मार्च में शुरू हुआ था, 12 मार्च को 6 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा पर यह समाप्त हो गया था। तो ये जो है कि दांडी यात्रा, यहाँ पर नमक बनाकर जो है कि अंग्रेज का जो नमक कानून था उसका विरोध किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ये सब आप लोग को पता ही होगा। तो यह 1930 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को यह नमक बनाकर ये इसको समाप्त किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहीं से आगाज कर देते हैं। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है, इसको 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। अरेंज हो गया। देख लेते हैं कि कौन पहले हुआ। कहा कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले 1909 होगा आपका, यानी 2 नंबर होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 9 के बाद हो जाएगा आपका 1919, यानी 4 नंबर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। फिर चौरी चौरा हत्याकांड होता है 1922 में। फिर दांडी मार्च होता है 1930 में। विकल्प बी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सही है और सबका मैंने इस भी आपको बता दिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, और महरौली लौह स्तंभ अभिलेख जो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपका जो विकल्प डी है, यह विकल्प डी सही नहीं है। तो सही नहीं है तो पहले सही वाले को एक बार फिर से पढ़ के याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर नहीं वाले पर भी आते हैं कि महरौली स्तंभ लेख जो है वह किसने या किसके लिए है। तो एरन अभिलेख जो है यह भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, भानुगुप्त के बारे में जानकारी है। मंदसौर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, इसमें कुमारगुप्त के बारे में जानकारी है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये जो है कि प्रयागराज में है, यह अकबर के समय में लगवाया गया था। समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है। और जो महरौली लौह स्तंभ लेख है यह महरौली दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? महरौली दिल्ली में स्थित है। इसको यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम लिखा हुआ है, जो गलत हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए जो है आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इन्होंने ही स्थापित किया था महरौली स्तंभ लौह स्तंभ लेख। इसे भगवान विष्णु के सम्मान में जो है विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। जो महरौली लौह स्तंभ लेख जो है विष्णु के सम्मान में इसको विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस नदी प्रणाली को द्विविभाजित, किस नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है?
तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 विकल्प है। ए है चंबल और सरस्वती, बी है चंबल और साबरमती, सी है नर्मदा और बनास, और डी है लूनी और बनास। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, लूनी और बनास। लूनी और बनास दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है कि द्विविभाजित करती है। बाकी साबरमती भी विभाजित करती है, लेकिन चंबल विभाजित नहीं करती है। और नर्मदा द्विविभाजित नहीं करती है। नर्मदा जो है कि उत्तर की ओर से बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ पर याद रखिएगा कि लूनी और बनास एक पेयर, एक जोड़ा ऐसा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है कि द्विविभाजित करती है। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे तो उसका लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 कथन दिया गया है कि ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप को आर्थिक रूप से कम करना, दूसरा कथन है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, तीसरा आपका भारतीय लोगों का रोजगार, और चौथा है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 और केवल 1 और 4। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 1 और 4। ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप को आर्थिक रूप से कमजोर करना था, कम करना था। एक उद्देश्य ये था और दूसरा था आपका कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। यानी विदेशी वस्तुओं का जब हम बहिष्कार करेंगे, उसको नहीं खरीदेंगे, तो वह आर्थिक रूप से उसका व्यापार क्या होगा, यहाँ से कमजोर पड़ जाएगा। तो ब्रिटिश लोगों का जो हस्तक्षेप था भारतीय बाजार में, उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना था। और कुटीर उद्योग जो भारत के ही वस्तुओं को पहनेंगे तो यहाँ का बड़ा उद्योग तो था नहीं, यहाँ के कुटीर उद्योग को बल मिलता। तो कहा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो हो रहा था, उसके आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप को आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से उसको कमजोर करना था, और भारत का जो कुटीर उद्योग था उसको प्रोत्साहन करना था। ये 2 उद्देश्य था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां हमारा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण हो, इसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसके विपरीत होता है एक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा हो गया निजी क्षेत्र। यदि व्यापार और वाणिज्य पर किसी विशेष व्यक्ति का या कंपनी का नियंत्रण हो जाए तो क्या होगा, उसको निजी क्षेत्र कहेंगे। और यदि वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण रहे तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे व्यापार और वाणिज्य पर टाटा का अधिकार हो जाए, रिलायंस का अधिकार हो जाए, तो उसको सार्वजनिक नहीं बोलेंगे, उसको निजी बोलने लगेंगे। और यदि वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार इसको निर्देशित, नियंत्रित करती है, तो इसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, जैसे रेलवे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। और यदि हम मोबाइल जो चलाते हैं, नेटवर्क व्यवस्था देखते हैं, ये रिलायंस पर इसका नियंत्रण है। ठीक है, रिलायंस का इस पर नियंत्रण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया व्यापार और वाणिज्य पर सरकार का नियंत्रण। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष 1956 में पारित हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है कि वर्ष 1956 में पारित किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कथन है कि इसके तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। तीसरा कथन है, इसके तहत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके एक पूर्णतया नया राज्य बना सकती है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं अथवा हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए केवल 1, बी केवल 3, सी कह रहा है कि तीनों, सभी तीनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन जो है यहाँ पर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, इसके अंतर्गत जो है कि राज्य अपने सीमाओं में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 3 के साथ, अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके
एक पूर्णतया नया राज्य भी बना सकती है। तो ये सब होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन कौन था? विकल्प ए खेड़ा आंदोलन, विकल्प बी चंपारण सत्याग्रह, विकल्प सी असहयोग आंदोलन, विकल्प डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर से यदि मैं कहूँ कि आपको वर्ड पर ध्यान दें, क्या कहा? अहिंसक आंदोलन। तो अहिंसा जिसमें हिंसा नहीं है, सत्य है, सत्य का आग्रह किया जा रहा था। अहिंसक आंदोलन जो था वह चंपारण सत्याग्रह था, सत्य पर आधारित सत्याग्रह, ठीक ना। शुरू में है सत्य पर आधारित, तो सत्य पर आधारित क्या होगा? जिसमें हिंसा नहीं हो, तो ये था सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन था जो सत्य पर आधारित था। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 हमारा प्रश्न कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपका 3 सही सुमेलित है और कौन नहीं है ये बताना है। ग्रीन हाइड्रोजन जल द्वारा तैयार किया जाता है, ब्राउन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन के द्वारा तैयार करते हैं, ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस के द्वारा तैयार करते हैं, गुलाबी हाइड्रोजन बायोमास के द्वारा तैयार करते हैं। क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी जो है ना, यही वाला सही नहीं है। गुलाबी हाइड्रोजन जो है यह बायोमास के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। तो गुलाबी हाइड्रोजन तैयार करते हैं भैया जी किसके द्वारा? तो गुलाबी हाइड्रोजन जो है परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जो है किसको तैयार किया जाता है? गुलाबी हाइड्रोजन को। गुलाबी हाइड्रोजन से भी चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए गुलाबी हाइड्रोजन को भी ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। गुलाबी हाइड्रोजन तो गुलाबी हाइड्रोजन होता ही है, लेकिन गुलाबी हाइड्रोजन को भी ग्रीन हाइड्रोजन कभी कभी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन जल से तैयार हो जाता है, वैसा हाइड्रोजन जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो, इस प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अक्सर हाइड्रोजन से जो भी ईंधन तैयार किया गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्सर्जित होती है, लेकिन उसकी अलग अलग क्वालिटी है। जीवाश्म के द्वारा जब इसको तैयार किया जाता है हाइड्रोजन को, तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, और प्राकृतिक गैस से जब हाइड्रोजन को तैयार किया जाता है तो उसको ब्लू हाइड्रोजन कहता है। आप सभी बात को याद रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहे, ब्राउन हाइड्रोजन किसको कहे, ब्लू हाइड्रोजन किसको कहे। यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि गुलाबी हाइड्रोजन जो है ये कैसे तैयार हुआ? परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से गुलाबी हाइड्रोजन, और बाकी ये तीनों आपका पहले से ही सही है। आइए चलते हैं, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग जहाज का पंखा बनाने के लिए किया जाता है? जहाज का पंखा बनाने के लिए डच मेटल, गन मेटल, डेल्टा मेटल और मुंज मेटल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका डेल्टा मेटल। जहाज का पंखा बनाने के लिए हम लोग डेल्टा मेटल मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि डेल्टा मेटल का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेल्टा मेटल जो बना होता है वह किस किस चीज़ का बना होता है? तो डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और लोहा से मिलकर बना होता है डेल्टा मेटल। अब डच मेटल है, यहाँ पर डच मेटल किसका बना होता है? तो डच मेटल भी जो है वह कॉपर और जिंक का ही मिश्रण होता है। डच मेटल का प्रयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है गन मेटल, जैसा कि नाम से गन मेटल, इसमें गन ही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से, कॉपर टीन यहाँ पर है, उसके बाद इसके साथ टीन मिला दिया जाता है, इस तीनों को मिला करके गन मेटल तैयार किया जाता है। गन मेटल का उपयोग गन बनाने के लिए, गन का कारतूस बनाने के लिए किया जाता है। एगो मुंज मेटल बचा हुआ है, मुंज मेटल भी सुन लीजिए। मुंज मेटल को अल्फा बीटा पीतल भी कहते हैं, मुंज मेटल को अल्फा बीटा पीतल भी कहा जाता है, मिश्र धातु। मुंज मेटल में मूल रूप से कॉपर, उसके बाद जिंक और आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में लोहा भी मिला करके, डेल्टा मेटल जैसे बना है ना, जिंक, कॉपर और लोहा, उसी प्रकार से मुंज मेटल को भी जिंक, कॉपर, लोहा, लेकिन इसमें आपका कॉपर 60%, उसके बाद लगभग 40% के आसपास दे दिया जाता है जिंक। अब तो 100 हो गया, लेकिन नहीं, मैंने कहा लगभग, थोड़ा कम करके, थोड़ा आंशिक रूप से लोहा मिला करके बना दिया जाता है मुंज मेटल।
आइए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत, 1 नंबर, जबरदस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन 0 आवर। और एक ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि अमृतसर का जो मंदिर है उस मंदिर में चला था। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भी क्या हुआ कि हत्या कर दी गई। तो यह ब्लू स्टार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया तो भारतीय नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कण में, ये सब कण का नाम दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि किस कण में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो कणीय तरंग की जो द्विप्रकृति पाई जाती है, एक वैज्ञानिक हुए लुईस डी ब्रोगली। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अवधारणा उसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में जो है कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। कणीय तरंग की द्विप्रकृति किस में पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? विकल्प ए जर्मन सिल्वर, विकल्प बी हॉर्न सिल्वर, विकल्प सी रूबी सिल्वर, विकल्प डी लूनर कास्टिक। तो यहाँ विकल्प ए जो है सही जवाब हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो जान लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में पाया क्या जाता है? तो जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा कॉपर 60%, निकेल 20% और जिंक जो है यह 20%, ये भी 20% और ये 60%। इस प्रकार से तीनों को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, कॉपर, निकेल और जिंक यही तीनों चीज़ पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला की यदि बात करें ना, तो सबसे पहले होता है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक सबसे पहला हुआ। दूसरा क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता। तीसरा होता है द्वितीय उपभोक्ता। उत्पादक में क्या आता है? तो घास फूस होता है। प्रथम उपभोक्ता में क्या होता है? शाकाहारी जीव जैसे हिरन है। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा? जैसे मांसाहारी जीव, शेर, बाघ, चीता, ये सब आएगा। उत्पादक जो होता है, घास जो होता है, ये सबसे निचला स्तर होता है। उसके बाद जो है दूसरा स्तर होता है प्रथम उपभोक्ता और तीसरा स्तर होता है द्वितीय उपभोक्ता। तो आपसे पूछा कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या होगा? तो उत्पादक जो घास फूस होता है ना, वो होता है सबसे निचला स्तर। उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और सबसे अंतिम बात होती है अपघटक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उत्पादक। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या हो गया? उत्पादक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 हमारा प्रश्न है, अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटलिस्ट। अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के विकल्पीय संगठन में परिवर्तन हो जाता है। कैटलिस्ट के भार में परिवर्तन आ जाता है। कैटलिस्ट के संगठन तथा भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। विकल्प डी, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के संगठन में बदल जाता है और भार वही रह जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कैटलिस्ट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब कोई अभिक्रिया में भाग लेगा ही नहीं तो उसमें कुछ बदलेगा काहे? यानी संगठन और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। संगठन और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक के जो है कि संगठन तथा भार दोनों
अपरिवर्तित रहता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है। विकल्प ए परासरण, विकल्प बी विशरण, विकल्प सी वाष्पोत्सर्जन, विकल्प डी परिवहन। यहाँ पर विशरण सही जवाब हो जाएगा। विशरण का अंग्रेजी होता है डिफ्यूजन। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होगा, तो विसरण की क्रिया का प्रयोग होगा। तो विसरण समझ लेते हैं। सबसे पहले विसरण होता क्या है कि सभी पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, सभी पदार्थ जो है कि उसके कणों में ऊर्जा होती है। सभी पदार्थ का गुण होता है कि यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होता रहे, गति करता रहे। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने, गति करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। परासरण का मतलब होता है ओस्मोसिस। जब यही विसरण की क्रिया किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने लगे तो उसको परासरण कहते हैं। और पत्तियों में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके मतलब माध्यम से वाष्प उत्सर्जित होता रहता है। और परिवहन का मतलब होता है कि एक पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही होगा, होता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नमस्ते योजना जो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से। नमस्ते योजना का क्या उद्देश्य है, सुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैंने बता दिया कि नमस्ते योजना का संबंध किससे है, सुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई से। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। संघाई सहयोग संगठन, याद कीजिए पहले प्रश्न में मैंने व्याख्या करते हुए आपको इस प्रश्न का जवाब दिया था। अब आपको बताना है कमेंट में कि इस 25वें प्रश्न का उत्तर क्या है। संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, ना ही पेज आगे खिसकाऊंगा। जैसे पेज आगे खिसकाऊंगा तो उत्तर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से पेज स्टॉप करता हूँ और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले ही प्रश्न पर मैंने इसका उत्तर दिया है, लेकिन अब आपको पहले पर जाकर देखना नहीं है, पहले जवाब दे देना है, फिर पहले क्वेश्चन पर जाकर के इसका जवाब खोजना है। तो इस प्रकार से बने रहिए नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।